नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के एक बड़े नेता के हत्या के मामले की, जिनकी हत्या के 50 साल बाद उनकी हत्या के मामले की दोबारा जांच किए जाने की मांग हाईकोर्ट दिल्ली से की गई है। और उसमें भी सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि दोबारा जांच की मांग कांग्रेस के धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता अश्विनी चौबे द्वारा उठाई गई है। आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी हत्या की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये सत्ता के प्रभुत्व और जांच एजेंसियों की जांचों पर भी सवाल खड़ा करती है। लोकतंत्र और वोट बैंक के बारे में 26/11 मुंबई हमले की जांच जैसा एक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बिहार चुनाव 6 नवंबर 2025 को होने हैं और इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली उच्च न्यायालय में 1975 में हुई केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या की पुनः जांच की मांग कर दी है। अश्विनी चौबे ने विशेष रूप से बिहार सीआईडी की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें बताया गया है कि सीबीआई ने गहराई से जांच नहीं की है और आनंद मार्ग संगठन के कुछ लोगों को इस हत्या के लिए गलत रूप से जिम्मेदार ठहराया था ताकि दिल्ली सरकार के निकट के लोगों को बचाया जा सके। बहुत गंभीर आरोप है मित्रों, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा आरोप है और ये आरोप ये प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या सत्ता में या सत्ता के पास बैठे लोग जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। बहरहाल चलिए अब थोड़ा ललित नारायण मिश्र जी के बारे में भी समझ लेते हैं। ललित नारायण मिश्र दरभंगा बिहार के रहने वाले थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक जाने जाते थे तथा इंदिरा गांधी की सरकार के समय वे रेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जब वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान हुए एक बम विस्फोट में वे बुरी तरीके से घायल हो गए थे और बाद में इसी कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनकी मृत्यु के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने अपनी जांच में आनंद मार्ग संगठन के कई लोगों को आरोपी भी बनाया था। आनंद मार्ग संगठन योग और ध्यान से संबंधित एक आध्यात्मिक सामाजिक संगठन है जिसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में सरकार ने उग्र और चरमपंथी संगठन के रूप में देखा था, क्योंकि इसने कई सरकारी नीतियों की बहुत कड़ी आलोचना की थी, इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों की। 1971 में आनंद मार्ग संगठन को सरकार ने प्रतिबंधित भी कर दिया था। हालांकि बाद में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था, लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया था कि ये लगाया क्यों गया और हटाया क्यों गया। और इसी संगठन के 4 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया था, जिन्हें बाद में आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। इन 4 लोगों में से एक रंजन द्विवेदी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगे थे। इतने सालों बाद भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने सीआईडी की 1978 की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें साफ साफ संकेत दिया गया था कि वास्तविक जांच का रूप बदल दिया गया था और सीबीआई ने मार्गदर्शित तरीके से आनंद मार्ग की ओर से केस मोड़ दिया था। यहां पर एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार या सरकार के नजदीकी लोग किसी भी जांच को प्रभावित कर सकते हैं ताकि असली जिम्मेदार बच जाएं, या किसी को बचाने के लिए जांच मोड़ी जा सकती है? अगर सीआईडी रिपोर्ट के निष्कर्ष सत्य हैं तो यह सिर्फ एक केस का मुद्दा नहीं रहेगा, यह पूरे जांच तंत्र की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और यदि निष्कर्ष गलत हैं तो यह जांच एजेंसियों पर एक तरीके का हमला भी माना जाएगा। हम अक्सर इतिहास से तुलना करते हैं। 26/11 हमले के बाद भी कई समीक्षाओं और रिपोर्टों ने 26/11 मामले की जांच प्रक्रिया, उसकी खामियों और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए थे। कुछ विशेषज्ञों ने तो कहा था कि बड़े मामलों में संस्थागत चुनौतियां और कभी कभी राजनीतिक और उच्चाधिकारियों के दबाव भी जांच के रास्ते को प्रभावित कर लेते हैं। ये भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन लेख में ही लगाए थे। इसलिए लोग आज सीआईडी रिपोर्ट देख करके पूछ रहे हैं कि क्या 26/11 की जांच की तरह कार्रवाइयां इस मामले में भी तो नहीं की गई थी। मित्रों, जिस सीआईडी रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, अगर वह रिपोर्ट कोर्ट रजिस्टर में पेश होती है तो सीबीआई के पुराने रिकॉर्ड, गवाह, बयान और दस्तावेजों को मौजूदा जजों के प्रश्नों की कसौटी से तो गुजरना पड़ेगा ही। कोर्ट द्वारा नई एसआईटी या सीबीआई जांच तब न्यायोचित मानी जा सकती है जब नए तथ्य और नए साक्ष्य दृष्टिगत हों या पुरानी जांच में प्रक्रियागत कोई बहुत बड़ी खामियां दिखें। अदालतें सामान्यतः ऐसे अनुरोधों पर सावधानी बरतती हैं,
पर यदि खुलासे गंभीर किस्म के हैं तो वे जांच के लिए आदेश भी कर सकती हैं। सीआईडी रिपोर्ट का हवाला एक गंभीर दावा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और अदालतों को भी इसे खुल करके परखना चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो स्वतंत्र, पारदर्शी और समय सीमा वाले एसआईटी सीबीआई जांच का आदेश भी देना चाहिए। पर यह भी जरूरी है कि न्यायिक मंचों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए न किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो अदालतें कार्रवाई भी कर सकती हैं और यही कारण है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन ने अश्विनी चौबे को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वे ठोस मामला नहीं बना पाए तो उन्हें एग्जाम्पलरी कॉस्ट के दंड भुगतने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर कह चुका है कि यदि कोई याचिका केवल कानून की प्रक्रिया के साथ खेल करने के लिए दायर की जाती है तो उसे भारी लागत या दंड का सामना करना पड़ सकता है और कोर्ट ने कई मामलों में भारी राशि लगभग 10 लाख रुपए तक के दंड लगाए भी हैं पूर्व में। दोस्तों, ये याचिका फिर वही प्रश्न खड़ा करती है, क्या सत्ता के लोग जांच की दिशा मोड़ सकते हैं? सीआईडी रिपोर्ट के इस अंश और अश्विनी चौबे के आवेदन ने ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही दिया है, क्योंकि बिहार की सीआईडी के डीआईजी शशि भूषण सहाय ने ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की स्वतंत्र विवेचना की रिपोर्ट मित्रों 1978 में जब दी थी, उस समय केंद्र में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार में भी जनता पार्टी की ही सरकार थी और कर्पूरी ठाकुर जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री भी था। यह रिपोर्ट इंदिरा गांधी सरकार के समय की सीबीआई जांच पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, जिसे अब 2025 में भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने पुनः की जांच की याचिका में संदर्भित किया है। बहरहाल कोर्ट देखेगा कि मामले में कदम उठाना जरूरी है या नहीं, या यह केवल एक राजनीतिक प्रपंच है। देश की जनता को भी इस मामले पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, आपकी अश्विनी चौबे की इस याचिका के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।